हिंदुस्तान अखबार शुक्रवार 14 अगस्त 2026। जस्टिस एन डिंगरा का लेख है, अंतर विरोधों से मुक्त हो न्यायपालिका। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित संसदीय समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर नकदी रखने के आरोप को सही माना है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति चंद्रशेखर कर रहे थे। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय आंतरिक समिति ने भी उन्हें दोषी पाया था। हालांकि इन रिपोर्टों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस वर्मा को किसी प्रकार की कोई सजा मिल सकेगी। वह तब भी जब कानून के राज का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, फिर चाहे वह कितना भी अमीर अथवा ताकतवर क्यों न हो। इससे भी अधिक विचित्र इस पूरे मामले में की गई कार्रवाइयां हैं। जस्टिस वर्मा की सरकारी आवास से नोट तब मिले थे जब वह अपने घर पर नहीं थे और स्टोर रूम में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान ही नोट की अर्धजली गड्डियां मिली थी, क्योंकि यह ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो जस्टिस वर्मा के न्यायिक कार्य से संबंधित हो। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। ऐसा न करके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। यह अपने आप में एक गलत मिसाल है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के समय में सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश खुद को सर्वोच्च मानने लगे हैं। यह देश में कानून के राज के साथ हो रहा है। सबसे बड़ा मजाक है। हताशा तब और बड़ी जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने जनहित याचिका दाखिल की गई और उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रार्थना की गई, मगर इसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दूसरी याचिका शिकायत दर्ज करने के बाद डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुर्खियों में आने की कवायद करते हुए याचिका के वकीलों को ही डांट लगा दी। हालांकि यह वही अदालत है जो अखबारी खबरों के आधार पर भी स्वतः संज्ञान लेकर लोगों पर मुकदमा करती है। इन सब से ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह मंजूरी ही नहीं है कि उसके यह उच्च न्यायालयों के जजों के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो। बहरहाल, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बताता है कि हमारी न्यायपालिका में किस प्रकार से भ्रष्ट आचरण पनपता और बढ़ता और सह पाता है। वास्तव में बेईमानी का पोषण उसे बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि भ्रष्ट आचरणों के मामले में सबसे अधिक उदारता हमारी अदालतें बरतती हैं। आम लोगों में धारणा बहुत मजबूत होने लगी है कि जो जितना बड़ा अधिकारी होता है उसे भ्रष्टाचार के मामले में उतना ही कम सजा मिलती है। कई मामले तो ऐसे भी हैं जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के बाद भी कुछ दिनों की जेल को पर्याप्त मान लिया गया है। कुछ फैसलों का विश्लेषण किया जाए तो दुखद रूप से ऐसा महसूस होता है कि न्यायपालिका की उदासीनता का बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे कुछ जजों ने इसे एक मामूली अपराध समझ लिया है। यही वजह है कि आज भ्रष्टाचार हमारे देश के तमाम संस्थानों में अपने पांव पर पसारता जा रहा है। नकदी मिलने के ताजे मामले में ही देखें, जो जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए महंगे वकील रखे, जो संकेत हैं कि यदि संपन्नता हो तो महंगे वकीलों के आधार पर अदालती कार्रवाई में हर मुश्किल पेच लगाने के लिए कोशिश की जा सकती है और अपने बचाव के लिए समय लिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि दो समितियों की जांच के बाद जस्टिस वर्मा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। महाअभियोग की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वह पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं और कानून के मुताबिक यदि कोई जज लिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजता है तो वह उसी दिन से मुक्त मान लिया जाएगा। फिर लोकसभा अध्यक्ष या अन्य कोई न्यायाधीश इस मामले में शायद ही एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति करे। ऐसे में भ्रष्टाचार का सबूत मिलने के बावजूद एक भ्रष्ट न्यायाधीश न सिर्फ बिना सजा पाए रह जाएंगे, बल्कि अपनी सेवा का लाभ भी लेते रहेंगे। आम सत्य यही है कि विधायिका और कार्यपालिका जहाँ चूक जाती है वहाँ न्यायपालिका लोगों की उम्मीद थामती है। लिहाजा जब न्यायपालिका भ्रष्ट आचरण के प्रति लचर नजरिए द्वारा लोगों के भरोसे को तोड़ने का काम करेगी तो वे क्या करेंगे। मेरा मानना है कि जब तक विधायिका को मजबूत नहीं किया जाएगा और वह इसके खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाएगी, तब तक इससे पार पाना मुश्किल है।
परेशानी की बात ये है कि मानसून सत्र में ही ऐसा दिखा कि वोट बैंक पर ध्यान देने के अलावा ज़्यादातर प्रतिनिधि जनहित में कोई काम शायद ही करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में जब न्यायपालिका अपने अंतर्विरोधी से लड़ रही हो या उसे चिंता सता रही हो कि उसकी कमजोरियों में बेपर्दा ना हो जाए, तब अच्छा रास्ता यही है कि न्यायिक सुधार की तरफ हम कदम बढ़ाएं। यही एकमात्र उपाय है। जब तक यह कवायद पूरी ईमानदारी से नहीं होगी और कॉमन लॉ सिस्टम को छोड़कर कोई अन्य व्यवस्था हम आत्मसात से नहीं करेंगे। इसमें आत्मसात से नहीं करेंगे तब तक जस्टिस वर्मा जैसे जज न्यायपालिका का हिस्सा बनते रहेंगे। इसमें तो पक्ष अपना विवाद लेकर अदालत में आते हैं और न्यायाधीश उसे सुनकर अपना फैसला सुनाते हैं। उनको यह दायित्व नहीं सौंपा गया है कि वे तथ्यों को खोजें या यह पड़ताल करें कि सत्य किस तरफ है। नकदी मामले में ही इन सवालों की तलाश होनी चाहिए थी कि नोट आए कहाँ से थे, किस मुकदमे में ये लिए गए थे, किंतु ऐसा होता नहीं दिखा। इससे यह भी लगता है कि भ्रष्टाचार का गुण अब शायद पूरी व्यवस्था को खाने लगा है, जिसे ठीक करने के लिए नख से शिक तक सुधार जरूरी है। अगला लेख है संसद सत्र से निराशा। भारतीय संसद के 25 दिवसीय मानसून सत्र का तीखी बहस और निराशा के साथ समापन हो गया। संसद में जो हुआ उसकी चर्चा देश में हो रही है और जरूर होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, मानसून सत्र के दौरान लगभग हर दिन ही कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा में तो एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया। प्रश्नकाल का ना होना सबसे त्रासद है। लोकसभा की उत्पादकता जहां मुश्किल 19% तो राज्यसभा की उत्पादकता 39% रही। लोकसभा में केवल 28 जुलाई को ठीक ठाक काम हुआ। राज्यसभा में अपेक्षाकृत कुछ ठीक स्थिति रही। वहां 30 जुलाई सहित कुल 4 दिन ठीक काम हुआ। सबसे बड़ी चिंता हंगामे की है। लोकतंत्र में अलोकतंत्र तांत्रिक परिपाटी बनती जा रही है। हंगामा जब होता है तब उसके पीछे सिर्फ राजनीति होती है। संसद के कामकाज में बाधा डालने से देश को फायदा होता है या नुकसान, यह बताने की जरूरत नहीं है। हंगामे की किसी भी सीमा होती है, पर इस सीमा का इस बार खुलकर उल्लंघन हुआ है। कुछ और चिंताजनक घटनाएं हुई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के समापन की घोषणा करते हुए पारंपरिक समापन भाषण नहीं दिया है। ध्यान रहे, इस भाषण में सत्र की उत्पादकता पर प्रकाश डाला जाता है। इसके अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ होने वाली चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया। यह इस बात का प्रमाण है कि संसद में काम करने की इच्छा भी प्रभावित हुई है। और साल 2026 के इस मानसून सत्र को 4 खास मुद्दों के लिए याद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक, जंतर मंतर छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और राम मंदिर में दान चोरी। जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष एकजुट होकर केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। और सत्र के आखिरी दिनों में जब वह जवाब देने को तैयार हुए, तब विपक्ष ने उनका भाषण सुनने से इनकार कर दिया। यह कहना ही चाहिए कि पूरे छात्र आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई पर सदन में गृह मंत्री का बयान जरूरी था। विपक्षी नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता और सत्ता पक्ष के इरादे का भी पता चलता। खैर, यह मानसून सत्र कई सवाल छोड़ गया जिनके जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मानसून सत्र में जल्दबाजी में ही सही कुछ काम हुए हैं जिन पर गौर करना चाहिए। विदेश अंशदान संशोधन विधेयक अर्थात FCRA की बहुत चर्चा रही, जिसे अंततः सरकार ने भारी विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। संशोधन होने वाला एकमात्र विधेयक रहा है। संशोधन विधेयक 2026 इस सत्र में पूर्ण बहस के बाद दोनों सदनों में पारित होने वाला एकमात्र विधेयक रहा है। अब पेपर लीक की दोषियों की कड़ी सजा मिलेगी। जहां हम बैंकिंग रिकॉर्ड के नए डिजिटल युग में प्रवेश करेंगे, वहीं जन्म और मृत्यु की दर से पंजीकरण पर अब सख्ती बरती जाएगी। साथ ही मांग के अनुरूप केरल का नाम विधिवत केरलम हो गया है।
सनद रहे इसी सत्र में संसद ने खारिज खदानों पर राज्यों के अधिकारों में कटौती की है। खास यह भी है कि अब वंदे मातरम के राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है। अगला लेख है शराब का राशन। यह राशन का जमाना है। देश में अन्न का राशन है, चीनी का राशन है, कपड़े का राशन है और ना जाने किस किस वस्तु का राशन है, किंतु किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कोई माई का लाल देश में शराब का राशन जारी करने की हिमायत करेगा। पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस की नशाबंदी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए एक कानून स्वीकृत कराया था और राज्य में धीरे धीरे सूखी क्षेत्र का विस्तार कर रही थी। अब तक राज्य का लगभग आधा भाग सूखा क्षेत्र बनाया जा चुका है, अर्थात इस क्षेत्र में मादक वस्तुओं के सेवन पर कानूनी रोक लग चुकी है। मध्य प्रदेश की सरकार को अब यह ख्याल हुआ मालूम देता है कि वह नशाबंदी की नीति का अनुसरण करने में भूल तो नहीं कर रही है। अतः उसे जनवरी 1991 में 5 विशेषज्ञों की एक समिति से नियुक्ति, जिसका काम यह जांच पड़ताल करना था कि मध्य प्रदेश में नशा निषेध के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री B.S. नियोगी थे। विशेषज्ञों की समिति ने यह सुझाव पेश किया है कि राज्य में पूर्ण नशाबंदी जारी करने के बजाय शराब का राशन करना ज्यादा अच्छा होगा। मध्य प्रदेश की इस कमेटी का निष्कर्ष सर्वसम्मत नहीं है। कमेटी का बहुमत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मध्य प्रदेश में नशाबंदी का कार्यक्रम विफल रहा है। कारण शराब की खपत में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है और सरकार को आबकारी की आय से हाथ धोना पड़ रहा है। उसकी शुरुआत हाथ धोना पड़ रहा है, अतः उसकी सिफारिश है कि पूर्ण मद्य निषेध के बजाय राज्य में शराब की व्यक्तिगत राशनिंग योजना लागू की जाए और इसकी शुरुआत पहले सूखे प्रदेश में की जाए। मद्य निषेध की योजना के फलस्वरूप राज्य सरकार को आमदनी से हाथ धोना पड़ रहा है। यही उसके लिए सबसे अधिक चिंता का विषय प्रतीत होता है। इस हानि से बचने की कोई गली निकालने के लिए ही उसने इस कमेटी की नियुक्ति की थी। मद्य निषेध का कार्यक्रम जिस क्षेत्र में लागू किया गया, यदि वह वहां विफल रहा तो इसकी जिम्मेदारी सरकारी तंत्र पर ही है, जो मद्य निषेध कानून पर ठीक ठाक अमल नहीं कर पाया। पुष्प रंजन वरिष्ठ पत्रकार का लेख है सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत पर भरोसा रखे नेपाल प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत आने से पहले चाहते हैं कि नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत का नाम तय हो। यह पद 7 अप्रैल 2026 से ही खाली है। नेपाली परराष्ट्र मंत्रालय ने 28 मई को ही भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत 17 देशों में खाली हुए राजदूत के पद भरने के लिए आवेदन मांगे थे। मंत्रालय के अधिकारियों ने करीब 2700 उम्मीदवारों की सूची को कुछ सौ तक छोटा कर दिया था। बालेन सरकार की एक मंत्री ने नाम ना खोलने की शर्त पर खुलासा किया। प्रधानमंत्री बालेन शाह और सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया रवि लामिछाने के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। शाह और लामिछाने के निर्देश के बिना विदेश मंत्री शिशिर खनलाल कैबिनेट में सिफारिश करने के लिए नाम नहीं रख सकते। प्रश्न है, बालेंद्र शाह नई दिल्ली आकर करेंगे भी क्या? सत्ता के अंत पूर्व में इस सवाल का जवाब यही है कि वह उभय पक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे, लेकिन जिस मुद्दे को जैसे बहस होना है उस पर चुप्पी साध सकते हैं। वह मुद्दा है लिपुलेख लिम्पियाधुरा पर नेपाल की दावेदारी और कालापानी क्षेत्र में पर अपनी संप्रभुता का दावा 1816 की सुगौली संधि के आधार पर किया जाता है, मगर नेपाली सत्ता प्रतिष्ठान किस बिना पर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। समझौते की मूल प्रति तो गायब है। बहुत दिनों से खामोश रहे नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल को अंततः संसद को बताना पड़ा कि इन ऐतिहासिक संधियों की मूल प्रति अब तक नहीं मिली है।
सच यह है कि 1950 की भारत-नेपाल शांति व मैत्री संधि और 1816 की सोगोली संधि की मूल प्रति साल 2016 से ही गायब है। जब एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ने 1950 की शांति और मित्रता संधि में बदलाव पर बातचीत शुरू की थी की थी 7 साल पहले भी यह मुद्दा नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में उठाया गया था। साल 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा था कि उनके मंत्रालय के पास दोनों संधियों की कापियां हैं, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि वे असली है या नहीं। हमें उनकी वास्तविकता की फॉरेंसिक जांच करानी होगी। हम भारत और ब्रिटेन में भी ऐतिहासिक दस्तावेज और नक्शे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नेपाल ने 7 वर्षों में अपने यहाँ मौजूद नक्शों की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई? यह एक गंभीर सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि नेपाली पुरातत्व विभाग ने 5वीं सदी के ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा है, लेकिन ये खास दस्तावेज नहीं मिल सके। क्या यह जानबूझकर चोरी कर लिए गए हैं? जून 2020 में नेपाल की संसद ने एक नया राजनीतिक नक्शा पास किया था। इस नए चुच्चे नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों जैसे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। तो राष्ट्र हित का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्य छीन ली गई। नेपाल कहीं न कहीं लिम्पियाधुरा की वास्तविकता को छिपा रहा है। चीन इससे वाकिफ था, तभी उस मार्ग से पुनः व्यापार की स्वीकृति दी गई। बालेंद्र शाह के एजेंडे में यदि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा विवाद नहीं है, तो इसे अच्छा मानना चाहिए। उनकी पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली ने सस्ती लोकप्रियता के लिए लिपुलेख विवाद खड़ा करके भारत नेपाल संबंध को खराब ही किया था। जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठ द्वारा दी गई जानकारी दिलचस्प है। मैंने लंदन स्थित केव गार्डन्स पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफिस में सुगौली संधि की असली कॉपी देखी है और पढ़ी है। जब मैंने किताब लिखी थी तो मैंने 1950 की संधि का असली पाठ खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह नेपाल में कहीं नहीं मिला। मुझे बनारस में छपी एक किताब का सहारा लेना पड़ा। नेपाल सरकार के समक्ष 2 भी विकल्प हैं। या तो वह नई दिल्ली पर भरोसा करे या फिर लंदन के केव गार्डन्स से ओरिजिनल संधियों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त करे। सदगुरु जग्गी वासुदेव का लेख है, कैसे मिले संपूर्ण संतोष। भले ही आपको विशाल साम्राज्य का आधिपत्य मिले, तब भी संपूर्ण संतोष के बिना मन में एक अतृप्ति रहेगी। क्या आपने इसे महसूस किया है? चाहे कुछ भी मिले और थोड़ा और कुछ, जीव आवास आग की तरह अंदर धधकती रहेगी। क्या आपने इस पर गौर किया है? ऐसे क्यों होता है? माप में आने वाली कोई भी वस्तु आपको दी जाए, संतोष मिलने वाला नहीं। असल में आपकी तरफ मिलने वाली सभी वस्तुओं पर कब्जा करने की नहीं है, तो फिर अंततः सृष्टि का हिस्सा होकर भी आप अपनी चाहत को नाहक एक छोटे दायरे में सीमित करने लगे थे। इसी का परिणाम यह है विकसित होते होते असीम के साथ मिल जाने की तरफ के कारण ही अन्य कोई भी वस्तु दी जाए, आपकी इच्छा संपूर्ण संतोष पर बिना कुछ कमी महसूस करती है। इस बुनियादी सत्य को अच्छे से समझ लें तो आप एक ही हैं। इस तथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव होते ही इस इच्छा फौरन अपनी तरफ छोड़ देगी। इसके बाद इच्छा बाहर से आकर जोर डालने वाली चीज ना होकर आंतरिक कामना बनकर रहेगी। तब इच्छा आपको संचालित नहीं करेगी, आप इच्छा का संचालन करेंगे। आप जो भी काम करेंगे, काम के उन क्षणों में इस तरह तल्लीन हो जाएंगे मानो वही कार्य आपका संपूर्ण जीवन हो। जब काम का खेल समाप्त हो जाएगा, उसके प्रति इच्छा को समेटकर आप रख भी देंगे। परिणाम के लिए इच्छा करना छोड़कर काम करने के लिए इच्छा कीजिए। आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में इच्छा को पालकर गौर कीजिए। दुख की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आपकी प्रसन्नता परिणाम में मिलने वाली सफलता या हार
पर निर्भर नहीं रहेगी, संपूर्ण जागरूकता के साथ जीना शुरू कर देंगे, तो किसी भी वस्तु को स्वामित्व का अभिमान छोड़कर यही अनुभव करेंगे, सब कुछ मैं ही तो हूँ। इच्छा का यूँ विकास होते-होते पूरे विश्व को अपने अंदर समा लेने का क्षण आ जाएगा, तब आप परम आनंद का स्वाद लेंगे। तथागत व्रत को जो ज्ञान मिला है, मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्साध्य है। मुझसे कुछ लोग यही पूछते हैं कि आप ईश्वर द्वारा चुने गए हैं, किस तरह आपका चयन हुआ है? पूर्व जन्म के पुण्य से केवल भाग्य से सुनकर मुझे हँसी आ जाती है। मैंने कभी यह सोचा नहीं है कि मैं ईश्वर द्वारा चुना गया हुआ हूँ। जो लोग यह दावा करते हैं कि वे ईश्वर द्वारा चुने गए हैं, वे अहंकार के शिखर पर रहते हैं। वास्तव में जो लोग ईश्वर से दूर रहते हैं, वे दुखी रहते हैं। यदि आपको यह सिखाया गया कि ज्ञान पाना चंद लोगों के लिए ही संभव है, इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।